Good morning, students. Students. First of all, happy independence to all of you. Welcome to Filler Form channel. तो हमारा जो न्यू सीटेट का बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, इसका टाइम टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जो है 9 बजे आपकी रेगुलर सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी, जिसमें आप सीटेट के लिए केवीएस, एनवीएस और पीजीटी के लिए आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम टेबल नोट कर लीजिए। मेरा 9 बजे, सुबह के 9 बजे आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए क्लास होगी डेली। और ये रिट बैच भी स्टार्ट हो गया है आज से ही। तो इसमें भी आप क्या है, सीटेट रिट बैच भी है, इसमें आप जो है इसमें भी सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास होगी वो 9 बजे होगी। इसमें आपको लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपको नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स करना है तो आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं। यूजीसी नेट के लिए अलग बना हुआ है, केवीएस की तैयारी के लिए अलग बना हुआ है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको फ्री में जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं। और पीजीटी की तैयारी करने के लिए भी जो हमारा टाइम टेबल है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। और जो मेरी क्लास होगी वो 9 बजे होगी सुबह की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं तो वो चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में शुरू करेंगे। देखो, अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता तो हमें जो है फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते। तो आज का दिन बहुत अच्छा है अपने फंडामेंटल राइट्स को जानने के लिए, क्योंकि आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आजादी के बाद जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमारे जिन्होंने आजादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, उनकी वजह से आज हमें आजादी मिली है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स है या हिंदी में स्टूडेंट्स है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो लागू हुआ था संविधान वो 26 जनवरी 1950 को जाकर लागू हुआ था। तो एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो चुका था और इसको लागू कब किया गया था। तो पहले हिस्ट्री ऑफ राइट्स देखते हैं।
The importance of rights was realized by the leaders of freedom movement and they demanded that the British rulers should respect rights of the people. तो जो मौलिक अधिकारों का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लीडर्स थे उन्होंने महसूस किया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड किया कि जो हमारे राइट्स हैं उनका जो है रिस्पेक्ट ब्रिटिश सरकार को करनी चाहिए और वे हमने मौलिक अधिकार हमें मिलने चाहिए। द मोतीलाल नेहरू committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. तो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो है राइट्स को लेकर एक बिल बनाया था कि हमें ये मौलिक अधिकार चाहिए। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की जो डिमांड की गई थी वो 1928 में की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ये जो है कौन सी कमेटी थी जिसने मौलिक अधिकारों की डिमांड की थी, तो उसमें मोतीलाल नेहरू कमेटी का नाम आएगा जिसने 1928 में सबसे पहले क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड। तो आजादी के बाद जो भारतीय संविधान बना उन्होंने उन मौलिक अधिकारों को पहचाना जिनको विशेष सुरक्षा की जरूरत है एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स और उनको फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया। ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये संविधान द्वारा दिए जाते हैं और संविधान के कानून द्वारा ही इसे सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are protected by the Constitution. Let's see next. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them. देखो फंडामेंटल वर्ड जो है अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि जो संविधान ने इसको जो है अलग से जो ये मौलिक अधिकार इनको अलग से इनकी सूचीबद्ध किया है, इनकी एक लिस्ट बनाई है एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है वो विशेष प्रावधान किए हैं, इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भारतीय संविधान है वो खुद निश्चित करता है कि ये जो गवर्नमेंट के अधिकार है इनको ये जो मौलिक अधिकार है इनको सरकार जो है उल्लंघन नहीं कर सकती है, वायलेट इनको नहीं कर सकती है। तो जो संविधान है ये इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों को तो नहीं छीन रही है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो सरकार उनके मौलिक अधिकार को छीन रही है तो वे न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जुडिशरी has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violation by actions of the government. जो हमारी न्यायपालिका है उसको जो है पावर दी गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हमारे जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। अगर किसी गवर्नमेंट के किसी कार्य से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका यह जिम्मेवारी बनती है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करे। तो इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स इनको कहा जाता है। ये ऑर्डिनरी राइट्स से अलग इसलिए है क्योंकि संविधान इनको सुरक्षा प्रदान करता है, ये संविधान द्वारा हमें मिले हुए हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स
कहते हैं। तो भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। यद्यपि वर्ष 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, तब से यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये मौलिक अधिकार न होकर ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो ये बनाया गया था 1976 में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, अब कितने 6 हैं। और 1976 में ये टाइम और कौन से अनुच्छेद द्वारा 40वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। तो ये 44वें संशोधन, और ये टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है। अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब हम इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार, एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम्स हो, चाहे वो केवीएस, एनयूएस, पीजीटी का एग्जाम्स हो, या फिर रिट का एग्जाम्स हो, तो उसमें, और या यूपीएससी का एग्जाम्स हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और आज जो है हम अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने जो संविधान से मिले हुए मौलिक अधिकार है आज हम उनको जानेंगे। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो इस प्रकार है, और जो है इनके अनुच्छेद भी याद होने चाहिए कि हमें समानता का अधिकार है, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो 6 मौलिक अधिकार है, और जो है हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि समानता का अधिकार है उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको देखते हैं। तो पहला जो है समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद याद रखना जरूरी है, 14 से 18 में है। तो सबसे पहले हमें जो है समानता का अधिकार की बात करते हैं, जो कि 14 से 18 है। फिर आता है दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 1922 में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद, ये आप याद अभी रखोगे तो जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे साथ ही साथ, ताकि आपके क्या है टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए, और दूसरा ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से समझ जाए। सारिका, गुड मॉर्निंग। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पे है स्वतंत्रता का केवल वो है अनुच्छेद 1922, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो है 25 से 28, और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार जो दिए गए हुए हैं 29 से 30, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 32। तो ये है जो इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल्स में शामिल है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल्स में शामिल है, इसलिए हमें आर्टिकल्स को भी याद करना पड़ता है। तो पहले समानता की बात करते हैं, फिर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, फिर हम शोषण की बात करते हैं, फिर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, फिर सांस्कृतिक और संवैधानिक। अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे कि पहले हम 14 से 18 की बात करते हैं, फिर 1922, फिर 23 से 24, फिर 25 से 28, और 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों की हम बात अनुच्छेद 32 में करते हैं। तो देयर were 7 fundamental rights in the Constitution of India. However, in the year 1976,
The right to property was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment. Since then, it has become a legal right. So now, right to property is legal right. Now there are 6 fundamental rights. There are now 6 fundamental rights in the Constitution of India, which are the fundamental rights of an Indian citizen. First of all, right to equality, articles number 14 to 18. Second, right to freedom, articles 19 to 22. Number 3, right against exploitation, articles 23 to 24. Right to freedom of religion, articles 25 to 28. Now, fifth, cultural and educational rights, articles 29 to 30. Okay, last one, fundamental right is right to constitutional remedies, articles 32. Let's see. तो अभी क्वेश्चन है जिससे आपको क्या है पता चलेगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपने जाना कि मौलिक अधिकार हमें कौन सी कमेटी से मिले, कब मिले, और आपने मौलिक अधिकारों की हिस्ट्री जानी, उसका महत्व जाना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो किस प्रकार से जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उनसे किस प्रकार से अलग हैं, और हमें कितने 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और वो कौन कौन से आर्टिकल्स में मिले हुए हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? ओके कुलजिंदर, गुड मॉर्निंग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अभी आपने पढ़ा था कि कौन सा है, संवैधानिक विचार का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो शामिल है अनुच्छेद 19 में वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो आर्टिकल 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। Let's see this question in English. Which of the following rights are included in Article 19 of the Indian Constitution? The option A, right to constitutional remedies. Option 2, right against exploitation. Option 3, right to freedom of speech and expression. Option 4, right to freedom of religion. The right option is right to freedom of speech and expressions are included in Article 19 of the Indian Constitution. तो अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 19 में और क्या क्या शामिल है वो है, इसमें 19 में क्या है, एक तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है, मतलब आपको भाषण देने की आजादी है और बिना हथियारों के आप इकट्ठा हो सकते हैं। संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार है, यानी आप एक ग्रुप बना के इकट्ठा हो सकते हैं। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का आपको अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। किसी भी व्यवसाय का, जॉब करने का, मतलब व्यवसाय करने का अधिकार है, कोई भी जॉब करने का आपको अधिकार है। तो ये सब कुछ अनुच्छेद 19 में शामिल है। तो जितने भी ये अधिकारों की हम बात कर रहे हैं आज, तो ये अनुच्छेद 19 में शामिल है कि हम जो है वाक अभिव्यक्ति की, हमें भाषण देने की आजादी है। तो ठीक है ना, जैसे आज स्कूलों में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है,
तो वहां पर बच्चे खड़े होकर भाषण देते हैं, तो वो हमें आजादी मिली हुई है ना, हम 15 अगस्त पे आज भाषण दे सकते हैं। हम ग्रुप बनाकर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से हम एक सभा बना सकते हैं, उसमें अपना भाषण दे सकते हैं। हम अपने भारत देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं और भारत के किसी भी हिस्से में हम क्या है जाकर रह सकते हैं, और कहीं पर भी हम दिल्ली में भी नौकरी कर सकते हैं, हम हरियाणा में भी नौकरी कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमें कहाँ से मिला हुआ है? ये हमारा अधिकार अनुच्छेद 19 ने हमें दिया है। अब इसकी जो है हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में, तो आर्टिकल 19 डील्स विद 6 फंडामेंटल राइट्स। They are rights to freedom of speech, expressions। मतलब जो आर्टिकल 19 है उसमें भी 6 अधिकार शामिल है। राइट टू assemble peacefully and without arms, right to form association or cooperative, right to roam freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry on any business, trade or occupations. So these are the rights provided by Article 19. मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो ये क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है 12 से 35 में। और कौन से भाग में? भाग 3 में इसको शामिल किया गया है। संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 21 में शामिल था वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और ये 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था, और इसे संविधान के भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ओके विकास कुमार, गुड मॉर्निंग। तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो नई जानकारी आज आपको मिली है। क्या आपको आज इस क्लास में क्या पहले आप मौलिक अधिकारों पर क्या जानते थे और आज आपको क्या जानने का मौका मिला है? तो जो हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और संपत्ति के अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में शामिल था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है 40वें संशोधन अधिनियम द्वारा। और अब इसको क्या किया गया है? संविधान के भाग 12 में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो अब इसको 44वें संशोधन के द्वारा भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत इसको क्या है, अब एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स, तो हम इसको इंग्लिश में देखते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंग्लिश मीडियम। तो फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12 to 35 part 3 of the Indian Constitution. Right to property, Article 31. The questions may be asked like, in which article? Article 31, which right was included? So right to property was included in Article 31, was omitted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. It has been
made a general constitutional right under 300A in part 12 of the Constitution. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अच्छा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से लिए गए हैं। इस तरीके से आता है कि भारतीय संविधान में क्या है कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ कौन से देश से ली गई है। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाले नेता थे, उन्होंने क्या है सबसे पहले अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उन्होंने क्या है 2 साल 11 महीने इतना टाइम लगाकर ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे। तो उन्होंने देखो इतने साल तक क्या किया था, उन्होंने अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा, इतने टाइम लगाया उन्होंने रूसी संविधान पढ़ा, अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ा, ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में पढ़ा। उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान के बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने अपने लोगों को के बारे में देखा कि हमारे लोगों को कौन से मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। तो उन्होंने जो चीजें वहां के देशों से अच्छी लगी उनको उठाया और कुछ जो हमें लगा, हमारे जो नेता थे, जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी, उनको लगा कि ये मौलिक अधिकार हमारे जो देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं अमेरिकी संविधान से। तो हमें जो मौलिक अधिकार कहाँ से मिले हैं वो मिले हैं अमेरिकी संविधान से। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। Where are the fundamental rights taken from the Indian constitutions? So where are the rights taken from the Indian constitutions? The right answer is US constitutions. तो अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका। तो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अमेरिका यूएस इसलिए कहते हैं अमेरिका को क्योंकि उसमें जो है ना वो स्टेट्स से मिलकर एक कंट्री मिली है, तो इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। तो जो मौलिक अधिकार हमें कहां से मिले हैं? वो मिले हैं अमेरिका से। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कनाडा। अब हम देखते हैं कि हमने कनाडा से क्या प्राप्त किया। जब जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले नेता थे अंबेडकर जी थे उसमें, तो उन्होंने हमें जो मौलिक अधिकार देने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो अंबेडकर जी ने फिर जो उन्होंने कनाडा का जो है संविधान पढ़ा, तो वहां से उन्होंने जो अच्छा लगा वो चीजें ली। तो वहां से उन्होंने एक मजबूत केंद्र के साथ संग लिया। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये सारी चीजें जो हमने वो कनाडा से ली है। अब हम देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो केंद्र के साथ संघ का जो रिलेशंस है वो जो चीज हमने कहाँ से ली, वो हमने कनाडा से ली है। या केंद्र के पास जो शक्तियां हैं, जो विशेष शक्तियां हैं, वो कहाँ से ली है? वो कनाडा से ली है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार होता है वो हमने कहाँ से लिया? वो कनाडा से लिया। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए इस तरीके से इसमें शामिल किया है। ओके, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है इसमें ये शामिल होता है कि एक राज्य को कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, अपने जो राज्य के लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो होते हैं वो स्टेट को एक जो बताते हैं कि लोगों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, कि सभी लोगों को क्या है रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए,
सभी लोगों को आर्थिक सामाजिक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं ये हर स्टेट के लिए होते हैं और ये कल्याणकारी होते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है और राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होता है वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। सोवियत संघ, पहले इसको यूएसएसआर कहते थे, अब इसको रूस कहते हैं। इसमें हमने रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया है और प्रस्तावना में जो संविधान की प्रस्तावना में न्याय के आदर्श शामिल है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो हमने रूस से लिया है। अच्छा, यूके यानी ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय सरकार, जो हमारे द्विसदनीय सदन है वो हमने यूके से लिया। कानून का शासन है। कानून के शासन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई जो है राजा का शासन नहीं है, जैसे ब्रिटेन होता है कि यहाँ पे राजा का पहले जैसे भारत में होता था ना प्राचीन काल में कि राजा ने के वचन ही क्या है कानून बन हो गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कानून का शासन चलता है, संविधान का शासन चलता है, एक व्यक्ति का शासन यहाँ पर नहीं चलता है। तो जो कानून का शासन है, संसदीय सरकार है, विधायी प्रक्रिया है कि किसी बिल को पारित होने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत में हम हर स्टेट की हमें अलग अलग नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। एकल नागरिकता मतलब ये नहीं है कि हम जो महाराष्ट्र की नागरिकता अलग लेंगे, हरियाणा की नागरिकता अलग से लेंगे, दिल्ली की अलग से नागरिकता लेंगे, नहीं। एकल नागरिकता का मतलब है कि वो पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर बस सकता है, कहीं पर भी। और हमने ये अभी पढ़ा था ना अनुच्छेद 19 में कि जो भारत का नागरिक है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, बिहार हो, वो कहीं पर भी जाकर बस सकता है, कहीं पर भी उसको जो करने की आजादी है। तो इसको एकल नागरिकता कहते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने यूके से लिया है। यूके मतलब ब्रिटेन से हमने इसको लिया है। कैबिनेट प्रणाली, जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट प्रणाली के जो विशेष सदस्य होते हैं, कैबिनेट प्रणाली में जो वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, विदेश सचिव होता है, वो कैबिनेट प्रणाली जो होती है वो भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने यूके से ली है। अब हम इस को देखते हैं आगे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। समानता का जो अधिकार हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 से 18 में। सबसे पहले संविधान में 14 से 18 समानता का अधिकार की बात करते हैं। तो उसमें भी जो समानता का अधिकार है उसमें टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं समानता के अधिकार में? 5 अनुच्छेद आते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से 5 अनुच्छेद हैं समानता के अधिकार में। इस प्रकार से क्या है, आपको क्वेश्चंस पता चलेगा कि एग्जाम्स में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को किस प्रकार से सेट करता है। आप पढ़ तो लेते हो कि समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद जो है 14 से 18 में शामिल है, लेकिन उसमें भी अनुच्छेद शामिल है 5। समानता के अधिकार के अंदर क्या क्या किस चीज को लेकर हमें समान अधिकार दिए गए हैं। तो टोटल 5 अनुच्छेद है जिसको हम अभी देखेंगे। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी? तो there are 5 articles which come under right to equality. अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 राइट्स हैं, 5 आर्टिकल्स हैं। राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो है 5 जो हमें है आर्टिकल्स है, उनमें है फर्स्ट जो है अनुच्छेद 14 है। जो 14 से 18 में 5 हो गए ना, 14, 15, 16, 17, 18, वहां से भी आप काउंट कर सकते थे। अगर आपको ये पता था कि समानता का अधिकार के बारे में 14 से 18 आर्टिकल्स हमें मिलते हैं तो हम उनको काउंट करके भी हम आसानी से उनका आंसर लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चंस है।
यस, सुचित्रा सिंह। यस, 5 बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाए, अच्छा लगता है इस प्रकार से। जैसे सुचित्रा सिंह ने आंसर्स दिया है बिल्कुल करेक्ट 5, कि समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं। आप साथ साथ एक्टिव हो जाइए और कोशिश कीजिए आप आंसर करने का। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम के टाइम में आपको रिकॉल हो जाएगा इजिली। जब आप एग्जाम दोगे, बैठोगे वहां, तो आपको जो है आसानी से ये क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। तो हम है तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता देता है और उनको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, उसकी जाति, जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी स्टेट में कानून के सामने समानता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। तो कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। वो धर्म, जाति का ध्यान नहीं के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 14 में शामिल है। अब अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखो, 14 और 15 आर्टिकल्स को समझना बेहद जरूरी है। जो 14 फोकस कर रहा है वो कानून के समान संरक्षण से, मतलब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को जो है कानून के संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी को कानून के समान कानून का अधिकार मिला हुआ है। वो आर्टिकल 14 बात करता है। लेकिन आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल अब देखते हैं 16 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो सभी लोगों के लिए रोजगार की समानता होगी, वो अनुच्छेद 16 कहता है कि जो है राज्य में सभी लोगों को क्या है, रोजगार के समान अवसर प्राप्त है, रोजगार के समान अधिकार प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जो है छुआछूत या जो है वो व्यवहार नहीं, छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। अभी देखो, रिसेंट में आपने एक न्यूज आई थी कि एक टीचर ने, एक दलित बच्चा था और उसने क्या किया, एक बच्चे उसके जो टीचर था उसका मटके से पानी पी लिया था, तो वो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने उसको सजा दी। तो ये गलत चीजें है। हमारा संविधान कहता है कि जो है हमारे देश के सभी नागरिक समान हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है और सभी को समान अधिकार देता है। और तो ये गलत चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा और सच्चा अध्यापक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं करें। हमारी क्लास में सभी वर्ग, सभी धर्म के बच्चे आते हैं, तो हमें सभी को साथ लेके चलना है। हमें किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना है। उनको भी हम अपने समान समझना है, उनको भी इंसान समझना है। एक जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारा देश तरक्की कर पाएगा। अगर हम इसको जाति धर्म के नाम पर लड़ते रहे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, हम पिछड़े ही रहेंगे। तो यह अनुच्छेद 17 में भी हमने शामिल किया अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब अनुच्छेद 18 सेना और शैक्षणिकों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। देखो, अनुच्छेद 18 कहता है जो विशेष टाइटल हम किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, विशेष टाइटल उपाधियां सेना और शैक्षणिक में दे सकते हैं, शिक्षा में हम दे सकते हैं उपाधि, विशेष
जो है टीचर की उपाधि हम दे सकते हैं सेन्य क्षेत्र और शैक्षणिक को छोड़कर। हम इसके अलावा और कोई उपाधि या किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। तो उपाधियों का उन्मूलन जो है वो अनुच्छेद 18 में है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे आने वाले टाइम में, कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि उपाधियों का उन्मूलन करता है, तो वो अनुच्छेद 18 है। और बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। आर्टिकल 14 says the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law in the territory of India on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 15 says the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Article 16 is saying there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Article 17 says abolition of untouchability. Article 18, so abolition of all titles except military and academic. So these are the 5 articles which are included in right to equality. So these are the rights for all the citizens of India. That's why today we all citizens of India are celebrating Independence Day. हर घर तिरंगा। अब देखते हैं अब है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ये कौन सा अधिकार है? अभी हमने पढ़ा ना, तो देखो क्वेश्चंस पे फोकस करो कि क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये पूछ रहा है ये हमारा कौन सा अधिकार पूछ रहा है, उसका नाम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि आर्टिकल्स कौन सा है। आर्टिकल्स आपने फैक्ट्स देख के आपने याद कर लिया कि आर्टिकल्स ये जो है, आप इसका आंसर लिख सकते हो चैट बॉक्स में कि जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन ये हमारा कौन सा है। इसका आंसर लिखिए। जो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं दे कैन पुट द आंसर इन चैट बॉक्स राइट नाउ। ओके, कुलजिंदर ने आंसर दिया है कि ये समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है कुलजिंदर जी, लेकिन मैं पूछ रही हूँ इसका भी आप आंसर दीजिए कि अस्पृश्यता का उन्मूलन ये कौन से अनुच्छेद में है। ओके, वेरी गुड। तो आंसर दिया है कुलजिंदर जी ने आर्टिकल 70। ओके, तो गुड। तो मैंने इस तरीके से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी आपको वो फैक्ट्स जो है एग्जाम्स में याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्या है केवल आपको फैक्ट्स को मग अप नहीं करना है, सिर्फ रटने की प्रक्रिया नहीं है। टीचिंग, अगर आपको टीचर बनना है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को कल को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनको कंसेप्ट समझाना है। अगर आप सिर्फ कंसेप्ट रट के चले, उस टीचर ने उस दलित बच्चे के साथ जो गलत किया, अगर उसने पढ़ा होता अच्छे से कि हमने संविधान एक तो कितनी मेहनत से तैयार किया है और हमारे जो कितने सैनिक है वो अपनी भारतीय आजादी को बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, और हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज है।
तो इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है कि इसका मतलब क्या है, क्या हम इसको अपनी रियल लाइफ में इसको समझ पा रहे हैं या सिर्फ हम सिर्फ किताब में थ्योरी पढ़ लिया और इसको भूल गए। इसका मतलब है हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, साथ में दूसरों के अधिकारों की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ हमें अपने अधिकारों का ही नहीं पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार ये है, मेरा अधिकार ये, हमें दूसरों के अधिकारों का भी पता होना चाहिए कि दूसरे का भी अधिकार है। तो हमें क्या है, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलना है, सभी का सम्मान करना है। तो हमारा संविधान हमें ये अच्छी चीजें सिखाता है, इसको एजुकेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज द। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज ए राइट टू इक्वालिटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 21A है का अधिकार प्रदान करता है। ये आर्टिकल्स जो संविधान में है 21A क्या कहता है, तो ये कहता है हमें शिक्षा के बारे में कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी जेंडर का है, तो सभी को शिक्षा का जो समान अधिकार देने की बात करता है वो हमारे संविधान का आर्टिकल 21A कहता है। तो इसकी यस कुलजिंदर बिल्कुल सही है, आपका आंसर डी, शिक्षा। तो बाकी स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाइए, जैसे कुलजिंदर आंसर दे रहे हैं अच्छे से, वो एक्टिव है, काफी अच्छे से आंसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, उनको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, उनको हमेशा याद रहेंगे ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल जो 21A, जो आर्टिकल 21 जो पार्ट ए में शामिल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू एजुकेशन। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस are asked in the exams, so you have to understand what the question is asking about. अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जो न्यूजीलैंड था उसमें सबसे पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था, और इंडिया में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर चैट बॉक्स में लिखिए कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कब दिया गया था, और जो है भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। आप इन दोनों के आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। तो न्यूजीलैंड को पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, और ऑस्ट्रेलिया वो दूसरा देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, और फिनलैंड पहला यूरोपीय देश था जिसने की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो न्यूजीलैंड it was the first country to give women the right to vote. Austria, it was the second country to give women the right to vote. Finland, it was the first European country to give women the right to vote. So this is are the important points which can be asked in the exams. Okay, this is also important questions for the exams point of view. तो इंटरनेट तक पहुंच भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है। देखो ये भी हमारे एक मौलिक अधिकार है, इंटरनेट तक सबकी पहुंच होनी चाहिए।
तो ये भी आर्टिकल जो है 19 हमें कहता है कि इंटरनेट तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 19 कहता है कि इंटरनेट तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। तो इंटरनेट एक्सेस इज ए हमारा फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चंस कैन बी asked in the form like internet access is a fundamental right. Is internet access is a fundamental right? Okay, so yes, it is a fundamental right under which article of the Indian Constitution? So Article 19. So Article 19 includes internet access is a fundamental right to all the citizens of India. ओके कोली बेटा, हमने थ्योरी भी मैंने कराई है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार का क्या महत्व होता है और हमारे कितने मौलिक अधिकार है, कौन कौन से आर्टिकल्स में शामिल हैं। तो मैंने मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन ही करवा रही हूँ बेटा कोली। मैंने थ्योरी भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने थ्योरी को भी साथ में रखा है और प्लस मैंने क्वेश्चंस को भी साथ में रखा, क्योंकि आपको थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए और प्लस में कि एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने इन दोनों बातों का ध्यान रखा है, इसलिए मैंने जो है आपकी क्लास इस तरीके से ली है कि आपको थ्योरी भी समझ में आएगी और साथ में एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आप कर पाने में एबल हो उसको। तो इसलिए मैंने थ्योरी के साथ क्वेश्चंस को भी कराया है। अगर मैं सिर्फ थ्योरी करा दूंगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ मैं दोनों चीजों को साथ लेके चल रही हूँ। देखिए यहाँ पे है कि इंटरनेट के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 भाग पार्ट 1 ए के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे वर्ष 2022 में मौलिक अधिकार बनाया गया था 2020 में। वैसे इसको आर्टिकल 19 में इसको 2020 में शामिल किया गया इंटरनेट को 2020 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, the right to internet was made a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution. It was made a fundamental right in the year 2020. अब ये क्वेश्चंस हमने पढ़ा था कि शोषण के अनुच्छेद हमने पढ़ा था ना, तो मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों की शोषण मतलब कि जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, 14 साल की कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता, बच्चों से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है। तो बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 24 कहता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इसमें हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चंस नहीं है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल 24 है वो शोषण से जुड़ा हुआ है कि किसी भी बच्चे का शोषण हम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 है। हम अगर अपने आसपास किसी होटल में छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी उम्र कम है, 14 वर्ष से कम है, तो आप क्या है शिकायत कर सकते हैं और उस बच्चे को भी बता सकते हैं कि ये आपकी छोटी सी उम्र पढ़ने के लिए है, खेलने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर छोटी उम्र में बच्चा काम करना शुरू कर देगा तो उसका क्या है मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और इस वजह से क्या है बच्चों का शोषण रुकना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी बच्चे का शोषण करे। तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 24 is directly related to exploitation of children. Okay, that's the next question. आप ये थ्योरी कोली ने बात की ना कि क्वेश्चंस के साथ हमें जो है क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी, तो वो यही है, क्वेश्चंस भी है बीच में, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और थ्योरी भी है। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो मौलिक अधिकारों में से एक है, और यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में रोजगार पर रोक लगाता है। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए, यह किसी भी हानि रहित या निर्दोष काम में उनके रोजगार को प्रतिबंधित नहीं करता है। तो देखो, यहाँ पर खतरा है बच्चे की जान के, कारखानों में, खदानों में और निर्माण कार्य जहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो अनुच्छेद 24 जिसकी बात करता है कि वहां पर जो है 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वो घर पे कि बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करे। तो यहाँ आर्टिकल के कहने का मतलब ये है कि कहीं कल को जाके 14 साल से जो कम उम्र का बच्चा है वो जाके कोर्ट में चला जाए कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे अपना बिस्तर बनाने को कहते हैं या एक दो काम करने को बोल देते हैं, और वो जाके कानूनी की कोर्ट में खड़ा हो जाए कि ये तो मेरा जो है शोषण हो रहा है, तो वो शोषण नहीं है। तो यहाँ हमें इस डेफिनेशन को समझना होगा। यहाँ पे बात कर रहा है खतरनाक गतिविधियों का, कारखानों, खदानों की यहाँ पे बात कर रहा है, वो आर्टिकल 24 कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहा है कि जो यहाँ पे क्योंकि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है अगर वो कारखानों में काम करेगा, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा काम नहीं कर सकता। अब इसको लेट्स सी explanation in English. Article 24 of the Indian Constitution is one of the fundamental rights, and it prohibits employment of children below the age of 14 years in any factory, mine, or other hazardous activities such as construction work or railways. But it should be noted that, so this is important point, we all should notice that it doesn't restrict their employment in any harmless or innocent work. So this article doesn't include harmless or innocent work. This article only talks about harmful works. So hazardous activities, Article 24 includes only hazardous activities such as construction work or works in factory or mines. Okay. अगला क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शीर्षक का उन्मूलन करता है, उपाधियों का उन्मूलन करता है? तो ये अनुच्छेद 18 है इसका आंसर। द राइट आंसर इज 18। तो आपको खुद को स्कोर कर सकते हैं कि आपको मौलिक अधिकार के बारे में कितनी पहले जानकारी थी और आपकी कितनी इंक्रीज हुई है। ओके, थैंक यू all of you for watching this channel. If you want to be succeed, then join Pillarcom channels. I take regular class from Monday to Saturday at 9 AM. So keep in mind timetable of all the classes. Okay, thank you all of you.
अच्छा लगता है मुझे भी आप सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर करा के, ताकि आप जो प्रयास कर रहे टीचर बनने का वो प्रयास आपका पहले ही प्रयास में सफल हो जाए, पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाए। तो आप लाइक कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शंस में आपको जो है लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल्स का, उससे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इसलिए आवश्यक है कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और हम आपको जो है कंसेप्ट लाइव क्लासेस के जरिए आपको फ्री में जो है आपका कंसेप्ट क्लियर की क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एग्जाम्स में कंफ्यूज न हो। सिर्फ आप फैक्ट को याद करके नहीं जाइए, आप कंसेप्ट को भी साथ में लेके चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में सिर्फ फैक्ट नहीं कंसेप्ट भी पूछा जाता है। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए, और आपको जब टीचर बनना है तो आपको बच्चों को सिर्फ फैक्ट नहीं रटाना है, उसको कंसेप्ट भी समझाना पड़ेगा। तो इसलिए तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल से। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है। ओके, तो कल मिलते हैं सुबह के 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये आज का बहुत ही अच्छा दिन है। आज आज़ादी के बाद हमें अपने मौलिक अधिकार भी मिले हैं। तो आज़ादी का मतलब वो बहुत मायने रखता है हम सभी देशवासियों के लिए। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।